जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। और बीपीएससी का जो हम लोग का सीरीज चला है भारत का भूगोल, उसमें हम लोग आज देखेंगे हिमालय के बारे में। तो जितना भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इस वीडियो देखने के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो देखिएगा कि हिमालय को पढ़ने के लिए दो तरीका से पढ़ा जाता है। और एक तरीका है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ पढ़ना है, और दूसरा का जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर से दक्षिण की तरफ पढ़ लिया जाए, उसके बाद पश्चिम से पूर्व की तरफ भी पढ़ लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो देखिएगा कि सबसे पहले तो यही आएगा कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए कि सोनोजोइक महाकल्प के टर्शियल काल में, तो सोनोजोइक महाकल्प के टर्शियल काल में 5 से 6 करोड़ वर्ष पूर्व में इसका निर्माण होता है। और निर्माण कैसे होता है तो देखिएगा कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के कारण इसका निर्माण हुआ है। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का मतलब देखिएगा कि जैसे कि जो पृथ्वी बना है, पृथ्वी के अंदर जाइएगा तो बहुत सारा प्लेट के रूप में ये ऐसे ऐसे बना है। प्लेट मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ का खनिज अलग है, यहाँ का खनिज अलग है। और जानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र में हमेशा गैस बनते रहता है, क्योंकि आग प्रज्वलित होता है, इसके कारण गैस बनता है। और जो गैस निकलता है तो इन दो प्लेटों के बीच को तोड़ के निकलता है, जिसके कारण भूकंप भी आता है। और उसी के कारण देखिएगा कि इसका निर्माण हुआ है हिमालय का। और ये कौन सा प्लेट के टकराने के कारण हुआ है तो देखिएगा कि ये आपका यूरेशिया का प्लेट, यूरेशिया का प्लेट जो यूरोप और एशिया को अलग करता है, वहां पे जो बना है उसी को यूरेशिया बोला जाएगा। जो पहला वीडियो देखे होंगे उसमें आपको जरूर हम बताए होंगे। और देखिएगा कि यूरेशिया प्लेट और भारत का प्लेट आपस में जब टकराया, तो टकराने के बाद वहां से तेथिस सागर का जो अवसाद था वही ऊपर निकला और उससे हिमालय का निर्माण हुआ। और हिमालय देखिएगा कि जो हिमालय है अभी निर्माण उसका हो ही रहा है। तो ये जो पर्वत श्रृंखला हिमालय का मिलेगा, ये 9 योग में रखा जाता है। तो ये थोड़ा सा इसका कंसेप्ट हो गया कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो हिमालय का निर्माण दो प्लेटों के टकराने से हुआ। और दो प्लेट कौन कौन है तो एक भारतीय प्लेट हो जाएगा और दूसरा का यूरेशिया का हो जाएगा। और इन दोनों के टकराने के बाद यहाँ पे तेथिस सागर जो जल से मग्न था, तेथिस सागर यानी कि पूरे अभी तो 5 महासागर में बांटा गया है, तो वो सभी महासागर का जल एक ही हुआ करता था। और तेथिस सागर का जो निक्षेप था यानी गाद था, उसी के ऊपर आने के कारण इसका निर्माण हुआ। अभी निर्माण हो रहा है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। हिमालय के उत्तर से दक्षिण में अगर देखिएगा तो 5 भागों में इसको बांटा गया है, ताकि आसानी से इसे समझा जा सके और पढ़ा भी जा सके। 5 भाग कौन सा है तो ट्रांस हिमालय है, और उसके बाद बृहत हिमालय है, लघु हिमालय है, उसके बाद देखिएगा कि आपका शिवालिक है, और फिर 5वां उत्तर पूर्वी हिमालय है। तो ये हम लोग को देखना है। तो एक एक करके देखा जाए तो सबसे पहले थोड़ा सा आप देखिएगा कि 5 हिमालय कौन कौन है। तो ये आपको जो रेड में दिखाई दे रहा होगा ये ट्रांस हिमालय है, और ये आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा होगा ये बृहत हिमालय है, और ये आपका नीला में दिखाई दे रहा होगा ये लघु हिमालय है, और जो ये ब्लू में दिखाई दे रहा होगा ये शिवालिक हिमालय है। तो ये 4 भाग तो हम लोग बांट दिए, और 5वां भाग उत्तर पूर्वी हिमालय को बोला जाता है 5वां भाग। तो एक एक करके देखा जाए तो सबसे पहले देखिए कि इसका नामकरण करने के पीछे भी कुछ ना कुछ इसका कारण है। तो देखिए कि ट्रांस हिमालय, अब ट्रांस हिमालय या पारा हिमालय और तिब्बतियन हिमालय इसका नाम क्यों पड़ा। तो ट्रांस हिमालय या पारा हिमालय अगर देखिएगा तो जिसे कोई भी पर्वत श्रृंखला रहता है तो इस प्रकार में रहता है, कोई एक जैसा तो रहता नहीं है, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है। तो ये देखिएगा कि ये सबसे बाद का हिमालय है। अगर भारत की तरफ से इसे देखिएगा तो सबसे बाद का हिमालय है, और ये जो बृहत हिमालय है ऊंचाई के हिसाब से इससे ज्यादा ऊंचा है। तो जब इधर से हम लोग देखते हैं लोग तो वो दिखाई नहीं देता है, इसीलिए उसे ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। और देखिए कि भारत के सिर्फ लद्दाख जो क्षेत्र पड़ता है वहीं से उसका जो है वहीं उसका भाग है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ट्रांस हिमालय और पारा हिमालय की इसके पार, इसीलिए इसका नाम पारा हिमालय पड़ गया। और तिब्बतियन हिमालय क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिएगा कि जो ट्रांस हिमालय है उसका अधिकतम भाग चाइना में पड़ता है, जो तिब्बत का क्षेत्र है तिब्बत के आसपास में, तो वहां पे पड़ता है। और ये ध्यान देना है कि ट्रांस हिमालय के ठीक ऊपर जाइएगा तो तिब्बत का पठार मिलेगा, जिसे कि दुनिया का छत के नाम से जाना जाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका नामकरण क्यों इसका पड़ा।
अब देखिए कि निर्माण हिमालय से पहले से हो चुका था, यानी कि जो हिमालय का निर्माण हुआ है, तो सबसे पहले अगर देखिएगा कि निर्माण किसका हुआ था, तो ट्रांस हिमालय का हुआ था। और सबसे बाद में जो निर्माण हुआ, ये शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। और शिवालिक हिमालय का निर्माण अभी भी चल रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे पहले ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय किसका निर्माण हुआ, तो ट्रांस हिमालय का सबसे पहले निर्माण हुआ। इसमें देखिए कि इस भाग में वनस्पतियों की कमी है। अब यहाँ पे दो चीज समझना है कि एक तो ऊंचाई है, जिसके कारण वनस्पति कम है, वहां पे बर्फ ज्यादा रहेगा। दूसरा क्या कि सूर्य का रोशनी तिरछा पड़ता है, तो ये भी कारण है कि वहां पे वनस्पति कम है, क्योंकि बर्फ वहां पे गलेगा ही नहीं, तो भूमि का निर्माण नहीं होता है। तो दो चीज याद रखेगा। उसके बाद पमीर का जो पठार है, तो उधर से जो ठंडी हवा आता है, तो इसके कारण भी यहाँ पे वनस्पति का अभाव है। तो ये याद रखेगा कि वनस्पति का अभाव किसमें मिलता है, तो ट्रांस हिमालय में वनस्पति का अभाव मिलता है। इसके बाद देखिए कि सबसे ऊंची चोटी जो भारत का है, तो भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो गाडविन आस्टीन है। इसी को केटू के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टीन है। और एक चीज ध्यान देना है कि भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, गाडविन आस्टीन। लेकिन वही अगर पूछा जाए कि वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कंचनजंगा हो जाता है। क्योंकि जो गाडविन आस्टीन है, ये इसे केटू के नाम से जाना जाता है। ये पीओके में है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो ये आपको याद रखना है कि ये वर्तमान में भारत में नहीं पड़ेगा। सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टीन हिमालय के किस क्षेत्र में पड़ेगा, तो ट्रांस हिमालय में पड़ेगा और पीओके में पड़ेगा। उसके बाद देखिए कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, जो उच्च एशिया के रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है। पमीर के पठार को एशिया का रीढ़ बोला जाता है। और देखिए कि काराकोरम जो पर्वत है, ये उच्च एशिया की रीढ़ है, और ये यहीं पे पड़ेगा काराकोरम। तो ये याद रख सकते हैं कि काराकोरम कहाँ पे है, काराकोरम, तो ये आपका ट्रांस हिमालय में पड़ेगा। उसके बाद देखिए कि राकापोसी। राकापोसी एक पर्वत का चोटी है, और ये दुनिया का सबसे तीव्र ढाल वाला चोटी है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ये पर्वत है, अब यहाँ ये तो इसका चोटी हो गया, तो ये जो सबसे तीव्र ढाल वाला ये चोटी है दुनिया का, तो इसका नाम क्या है, तो राकापोसी है। और राकापोसी कहाँ पे पड़ेगा, तो आपका देखिएगा कि ट्रांस हिमालय में पड़ेगा। तो ये तो इतना चीज आपको याद रहना ही चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। एक चीज और ध्यान देना है कि जो सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी ये ट्रांस हिमालय से ही प्रवाहित होता है। इधर देखिएगा कि आपका तिब्बत रामसरोवर झील से निकलता है, इधर नहीं, इधर से निकलता है रामसरोवर झील से, और इधर से होते हुए ये भारत में एक बुजी नामक जगह है, वहां भारत में प्रवेश करता है। ये लद्दाख में पड़ेगा। और ये देखिए कि दुनिया का सबसे गाढ़ा वाला गार्ज बनाता है। तो गार्ज बनाता है, गार्ज मतलब क्या होता है, गड्ढा, जैसे ऊंचाई से गिरेगा एक गार्ज बनाता है। लगभग 2552 मीटर गहराई में ये गिरता है। तो ये आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा गार्ज कहाँ पे है, तो बुज्जी नामक जगह पे है, और ये कहाँ पड़ेगा, तो लद्दाख में पड़ेगा। तो ये सिंधु नदी से यहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा। नदी वाला में तो हम लोग डिटेल में पढ़े हैं लोग, तो वहां देखिएगा तो ये सब कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये आप याद रखेगा। तो यहाँ से इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, तो ये आपको याद रखना है। अगर क्रम से देखा जाए तो सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय पड़ता है, उसके बाद बृहत हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, फिर शिवालिक। तो ये क्रम से भी याद रखना है, उत्तर से दक्षिण की तरफ और दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो ये हम लोग ट्रांस हिमालय देख लिए। इसके बाद देखना है बृहत हिमालय। इसी को बोला जाता है महान हिमालय, और इसी को बोला जाता है हिमाद्री। तो ये जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या है, बृहत हिमालय है। यहाँ पे लिख भी दिए हैं ताकि आसानी होगा। अब यहाँ से समझना है कि बृहत हिमालय में सबसे हिमालय का सबसे ऊंची चोटी जो मिलता है बृहत हिमालय में ही मिलता है। अब यहाँ पे देखिए कि बृहत हिमालय, इसका नाम क्यों पड़ा, तो बृहत मतलब बड़ा होता है। तो देखिए कि जो अगर रेंज के हिसाब से देखा जाए, श्रेणी के हिसाब से, तो ये सबसे बड़ा श्रेणी है हिमालय में, जो 4 भागों में बांटा गया है। तो बृहत हिमालय सबसे बड़ा है, इसीलिए इसका नाम बृहत पड़ गया। और महान हिमालय भी इसका नाम पड़ गया। हिमाद्री हिमालय भी इसे बोला जाता है। तो हिमाद्री हिमालय क्यों बोला जाता है, तो देखिए कि ज्यादातर जो ग्लेशियर है हिमालय पे, जहां से नदी निकलता है, बनता है, तो ज्यादातर ग्लेशियर आपका यहीं पे मिलेगा, इसी में मिलेगा जो बर्फ का ग्लेशियर होगा। तो ये आपको याद रखना है।
ये हिमाद्री यानी कि हिम से हमेशा छिपा हुआ होता है, हिम हमेशा इस पे गिरा रहता है, इसी कारण इसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। एक चीज देखिए कि ट्रांस हिमालय में हम लोग का छूट गया कि ट्रांस हिमालय में देखिएगा कि आपका बहुत सारा चोटी है, जिसमें सियाचिन हो जाएगा, बाल्टोरो हो जाएगा, बियापो हो जाएगा और हिस्पर, और ये सभी ग्लेशियर है, चोटी के ऊपर ही मिलेगा, ये ग्लेशियर है। तो ग्लेशियर का मतलब क्या होता है कि बर्फ का एक टुकड़ा होता है, जैसे कि जो आप लोग देखे होंगे आइसक्रीम, वैसे ही बर्फ उस पर जमा होता है, उसी को ग्लेशियर बोला जाता है। तो सियाचिन, बाल्टोरो, बियापो और हिस्पर, ये सभी ग्लेशियर कहाँ मिलेगा? आपको ट्रांस हिमालय में ही मिलेगा। तो ये तो हम लोग देख लिए लोग। अब इसके बाद हम लोग को देखना है कि विश्व की सर्वाधिक जो भी चोटियां है, ये आपका बृहत हिमालय में मिलता है। तो ये हम लोग को याद रखना है, और कौन कौन कहाँ कहाँ पे है, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है। तो देखिए कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, छोंगू, मकालू, नंदा देवी, केदारनाथ, नामचा बरवा, ये सब आपका किस में मिलेगा? तो बृहत हिमालय में मिलेगा। अब देखिएगा कि ये आपको एक चोटी दिखाई दे रहा होगा, ये कौन सा चोटी है? तो पाकिस्तान में पड़ता है नंगा पर्वत। तो आसानी से याद रहेगा, जैसा उसका नाम है, जैसा उसका काम है, वैसा ही वहां पे पर्वत भी मिलता है। तो नंगा पर्वत कहाँ मिलेगा? तो पाकिस्तान में मिलेगा। इसके बाद देखेंगे कि केदारनाथ, उसके बाद नंदा देवी, दोनों का दोनों ये कहाँ पे मिलता है लोग? तो ये आपका उत्तराखंड में मिलेगा। तो ये आप याद रखेगा, उत्तराखंड में नंदा देवी और उसके बाद केदारनाथ पड़ता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो देखिए कि हम लोग पश्चिम से पूर्व की तरफ देख रहे हैं लोग। तो सबसे पहले धौलीगिरी आ जाएगा, ये सभी नेपाल में पड़ेगा। तो देखिए कि नेपाल में धौलीगिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोंगू, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, उसके बाद मकालू पड़ेगा। तो ये याद रखना है। सबसे पहले अगर पश्चिम से जाएंगे तो धौलीगिरी, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद मनसालू, उसके बाद गौरी शंकर, छोंगू, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, उसके बाद मकालू। तो आप थोड़ा सा ट्रिकली भी याद कर सकते हैं कि धौलीगिरी गए, वहां से अन्नपूर्णा यानी कि अन्न दान किए, तो मन को शांति मिला, फिर गौरी शंकर के पूजा किए, उसके बाद छोला भटोरा यानी कि छोंगू यानी छोला खाए, उसके बाद माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के मकालू पे कूद गए। तो ऐसे याद रखिएगा तो आसानी से याद रहेगा। लेकिन ट्रिक देखिए, ट्रिक तो बहुत सारा है, लेकिन ट्रिक से नहीं पढ़ना चाहिए, कंसेप्ट पढ़िएगा, जीवन भर याद रहेगा। तो कंसेप्ट में आप देखिएगा कि धौली गंगा, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोंगू, माउंट एवरेस्ट और मकालू। तो इधर से सबसे पहले पश्चिम साइड से आपको धौली गंगा पड़ता है। पूर्व से अगर नेपाल में घुसिएगा तो सबसे पहले कौन सा पर्वत पड़ेगा? तो मकालू पड़ेगा, उसके बाद माउंट एवरेस्ट पड़ेगा। अब माउंट एवरेस्ट के बारे में ये चीज पढ़ना है कि ये दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। तो ये आप याद रखेगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? तो 8850, कहीं कहीं पे 48 भी देता है, तो 50 याद रखेगा। तो इसका ऊंचाई कितना है? तो 8850 मीटर है। तो ये आपको याद रखना है, इतना ऊंचाई है। इसके बाद देखिएगा कि बृहत हिमालय में आगे बढ़ेंगे लोग, तो हम लोग का एक राज्य है यहाँ पे सिक्किम, और सिक्किम राज्य में ही आपको कंचनजंगा मिलता है। और देखिए कि वर्तमान भारत में सबसे जो ऊंची पहाड़ी है वो कौन सा है? तो कंचनजंगा है, ये याद रखना है। अब यहाँ से देखिएगा कि कंचनजंगा तो आप याद कर लिए कि बृहत हिमालय में सिक्किम राज्य में ये पड़ता है। यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा कि ये इसका ढलान किस तरफ है? तो इसका ढलान यानी कि अगर ये गिरेगा भी तो किधर गिरेगा? तो नेपाल में गिरेगा। तो इसका ढलान आपका नेपाल के तरफ है, यानी कि पश्चिम की तरफ है, और वहीं पे हिमालय का ढलान देखिएगा तो इसका ही पूर्व की तरफ है। तो ये आप दोनों जरूर याद रखिएगा। तो ये तो हम लोग बृहत हिमालय के बारे में पढ़ लिए। बृहत हिमालय यानी कि हमेशा बादल बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इसका नाम हिमाद्री रख दिया गया। और इसमें जो महत्वपूर्ण पहाड़िया पर्वत श्रृंखला है, तो एक आपका नंगा पर्वत जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, और दो आपको याद रखना है उत्तराखंड में, केदारनाथ, नंदा देवी। इसके बाद जैसे जाइएगा तो धौलीगिरी आपको मिलेगा यहाँ पे, उसके बाद अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोंगू, माउंट एवरेस्ट, उसके बाद कंचनजंगा ये मिलेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोग तो लघु या मध्य हिमालय और महाभारत श्रेणी, हिमाचल श्रेणी बोला जाता है। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है, देखिएगा कि आपको नीला से दिखाई दे रहा है, यही है। तो इधर देखिएगा कि पहले ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, फिर लघु हिमालय। लघु हिमालय को ही क्या बोला जाता है? तो महाभारत श्रेणी बोला जाता है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि लघु हिमालय को ही महाभारत श्रेणी, मध्य हिमालय
और हिमाचल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि औसतन इसका ऊंचाई है तो 4500 मीटर है। अगर औसत ऊंचाई में सबसे ऊंचा देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, बृहत हिमालय हो जाएगा, उसके बाद ट्रांस हिमालय, उसके बाद आपका आ जाएगा लघु या मध्य हिमालय, और लास्ट में आपका शिवालिक आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा। और देखिए कि ये जो है, ये सबसे ज्यादा आप देखिएगा कि जो लघु हिमालय है यानी कि महाभारत श्रेणी, ये पर्यटन के लिए फेमस है। जितना पर्यटन स्थल देखिएगा कि आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, तो ये इसी घाटी में मिलता है, लघु हिमालय में ही। औसत ऊंचाई इसका 4500 मीटर है और बृहत और लघु हिमालय के बीच में महत्वपूर्ण घाटियां है। और महत्वपूर्ण घाटियां कौन सा है, तो ये आपका बृहत हिमालय हो गया और ये लघु हिमालय हो गया। इसके बीच में घाटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि देखिए कि लाखों वर्ष में अगर कोई नदी प्रवाहित हो रहा है पर्वत श्रृंखला से, तो वो नदी सूखेगा तो वहां पे समतल स्थल बनाएगा जो गाद उद लेके आता है। तो दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में एक समतल जगह बन जाता है और वहां पे देखिएगा कि बहुत पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये बहुत सुंदर दिखाई देता है। यहाँ पे आपका छोटा छोटा घास रहेगा, फिर से प्राकृतिक तौर पे यहाँ पे फूल रहेगा। तो फूलों के घाटी कहाँ मिलता है, तो आपका उत्तराखंड में ही मिलता है। तो फूल भी बहुत सारा आता है और बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये सभी देखिएगा कि पर्यटन स्थल यहीं पे मिलता है। आपका देखिए कि लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा घाटी ये कहाँ मिलेगा, तो ये हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। और ये सभी देखिए कि लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा घाटी ये सभी जो है ये पर्यटन के लिए फेमस है। इसके बाद देखिएगा कि कश्मीर जो घाटी है, तो कश्मीर घाटी ये तो कश्मीर में ही मिलेगा, जाहिर सा बात है। और देखिए कि कश्मीर घाटी करेवा मिट्टी मिलता है। करेवा मिट्टी नदी और हिमालय के निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है। और इस मिट्टी का खासियत है कि करेवा मिट्टी में ही केसर की खेती किया जाता है। तो केसर की खेती किस मिट्टी में होता है, करेवा मिट्टी में होता है। केसर का खाने वाला भाग कौन सा है, ये आप कमेंट करके बताइए। तो देखिएगा कि सबसे ज्यादा केसर की खेती कहाँ पे होता है, कश्मीर में होता है। तो सबसे अग्रणी राज्य उत्पादन में कश्मीर में ही है। तो ये आप याद रखिएगा, कश्मीर सबसे ज्यादा केसर उत्पादन करता है। और ये देखिए कि आपका कश्मीर घाटी में इसका होता है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे आपका कश्मीर पड़ेगा और यहीं पे इसका खेती होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे कुछ पर्वत श्रृंखला है, जिसमें देखिए कि पीर पंजाल श्रेणी, जो कि मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका कश्मीर में पड़ेगा, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में पड़ता है, तो कश्मीर में पड़ता है। इसके बाद देखिए कि धौलाधर, ये जो पर्वत श्रेणी है ये किस राज्य में पड़ेगा, धौलाधर, तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और मसूरी श्रेणी किस में पड़ता है, तो मसूरी श्रेणी आपका उत्तराखंड में पड़ेगा, नेपाल लिखा गया है तो ये उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका उत्तराखंड यहाँ पे है तो यहाँ पे पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि महाभारत जो श्रेणी है पर्वत श्रृंखला, तो ये आपका नेपाल में पड़ता है। घास के मैदान को कश्मीर में मर्ग बोला जाता है। जैसे हम लोग अपने आसपास में घास का जो मुंह जो रहता है 3 फीट 4 फीट या 2 फीट 1 फीट के आसपास, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घास बोलते हैं। उसी चीज को यहाँ पे क्या बोला जाता है, कश्मीर में तो मर्ग बोला जाता है और उत्तराखंड में उसको बुग्याल बोला जाता है। इसका महत्व बहुत ज्यादा है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और बुग्याल में। इसका कारण क्या है कि सर्दी के दिनों में देखिएगा कि जो घास स्थल है, ये जो बगवाल होते हैं लोग यानी कि जो पशुपालन, तो पशु के चारा के रूप में इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। और यहाँ का जीवन यापन जो होता है, पशुपालन इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि कृषि करना वहाँ पे कठिन है। वहाँ पे कृषि उतना नहीं हो पाता है जितना उत्तर भारत में, और भी जैसे कि हिमाचल, उस नीचे आइएगा तो बिहार, यूपी, ये सब राजस्थान, ये सब जो हरियाणा और ये राज्य है, यहाँ पे ज्यादा कृषि हो पाता है, लेकिन वहाँ पे करना कठिनाई है। तो वहाँ पे देखिए कि पशुपालन बहुत होता है और ये जो घास है ये बहुत ज्यादा काम का है। तो घास को क्या बोला जाता है उत्तराखंड में, तो आपका मर्ग। और हिमाचल, इसे उत्तराखंड में बुग्याल बोला जाता है और जम्मू कश्मीर में मर्ग बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें देखिएगा कि हम लोग चौथा देखेंगे लोग शिवालिक या बाह्य हिमालय। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे शिवालिक बोला जाता है या बाह्य हिमालय बोला जाता है। और ये सबसे कम ऊंचाई वाला ये स्थल है। यहाँ पे देखिए कि अभी इसका निर्माण हो रहा है और इसका निर्माण जो हुआ है, ये जो हिमालय से
बहुत सारा नदी निकलता है, तो उसी के निक्षेप यानी कि उसका जो कचरा रहता है गाद, उसी के यहाँ पे निक्षेप कर देने के कारण इसका शिवालिक का निर्माण हुआ है। सबसे कम ऊंची और सबसे बाद में इसका निर्माण हुआ है, तो अभी भी निर्माण इसका हो ही रहा है। और देखिए कि हिमालय नदियों के निक्षेप से निर्माण हुआ है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में समतल स्थल को दून या द्वार बोला जाता है। अब यहाँ पे देखना है कि ये लघु हिमालय और उसके बाद शिवालिक, इसके बीच में जो समतल स्थल है उसे दून या द्वार बोला जाता है। जैसे देहरादून हो गया, ये सब इसी के नाम पे पड़ा है। हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, ये सब आपका ऐसे ही मैदान बना है, तो उसी को बोला जाता है। इसके बाद देखिए शिवालिक के निचली भाग को तराई बोला जाता है। और देखिए कि जो बिहार का, यहाँ पे बिहार है, तो बिहार के ऊपर वाला हिस्सा देखिएगा कि 8 से 10 किलो मिलता है, वो भी तराई क्षेत्र में आता है। नेपाल से सटा हुआ जो क्षेत्र होता है वो भी तराई क्षेत्र में आता है। तराई क्षेत्र एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे कि पहाड़ पर से, जैसे कि मान लीजिए कि ये पहाड़ है, यहाँ से नदी निकला और जैसे समतल स्थल में ये एंट्री लेगा तो यहाँ छोटा छोटा कंकर टाइप का बहुत सारा पत्थर मिलता है, और यहाँ पे क्या करता है कि इसके नीचे से ये प्रवाहित होता है और यहाँ पे दलदली भाग बना देता है, वहाँ दलदली टाइप का हो जाता है, और उसी को बोला जाता है तराई क्षेत्र। तराई जो क्षेत्र होता है ये आपका जो धान होता है उसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, धान के कृषि के लिए, तो ये आपको याद रखना है। तो इतना चीज तो हम लोग देख लिए, एक बार रिविजन कर लीजिए। देखिए हम लोग चार देख रहे हैं उत्तर से दक्षिण में, तो एक ट्रांस हिमालय, सबसे इसे को पार हिमालय या बाद का हिमालय तिब्बतनियन हिमालय बोला जाता है। इसमें देखिए कि आपका ग्लेशियर जो पड़ेगा, सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पर, ये सब ग्लेशियर इसमें मिलेगा। काराकोरम पर्वत श्रृंखला भी इसी में मिलेगा, तो ये आप याद रखेगा। राकापोसी जो चोटी है दुनिया के सबसे तीव्र ढाल वाला, ये चोटी यहीं पे मिलता है। और साथ में याद रखिएगा कि सिंधु नदी जब भारत में एंट्री लेता है तो एक बुर्ज या बुज्जी नामक एक जगह है जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा गार्ज यानी कि गड्ढा का निर्माण करता है, तो ये तो हो गया। इसके बाद देखेंगे कि बृहत हिमालय आ जाएगा, इसी को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद देखिए महान हिमालय इसी को बोला जाता है। इसमें देखिएगा कि आपका अगर एंट्री लीजिएगा इधर पश्चिम से तो धौलागिरी सबसे पहले, अन्नपूर्णा, मानसालू, गौरीशंकर, छुंगू, माउंट एवरेस्ट और मकालू पड़ेगा। कंचनजंगा भी इसी में पड़ता है, तो दुनिया का सबसे ऊंची चोटी जो पड़ेगा ये बृहत हिमालय में ही पड़ता है। इसके बाद देखेंगे कि लघु हिमालय आता है, और लघु हिमालय को ही महाभारत श्रेणी या मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी के रूप में जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में यहाँ पीर पंजाल श्रेणी पड़ेगा। फिर आइएगा इधर हिमाचल प्रदेश में धौलागिरी पर्वत श्रृंखला पड़ता है। उसके बाद देखिएगा कि आपका मसूरी जो श्रेणी पर्वत श्रेणी है ये उत्तराखंड में पड़ता है। और ये देखिए कि ये पर्यटन के लिए फेमस है, जितना पर्यटन के लिए देखिए कि मसूरी हो गया, देहरादून हो गया, ये सब जितना इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश, और इसमें आइएगा तो यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देखिए कि लाहौल, स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा घाटी ये सब मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा गया है, तो हिमाचल प्रदेश याद रखेगा, सॉरी। मध्य प्रदेश यहाँ कहाँ से आ जाएगा, मध्य प्रदेश इधर है, हिमाचल प्रदेश आएगा, तो हिमाचल प्रदेश याद रखेगा। 2-3 बार शायद मध्य प्रदेश बोल दिए हैं, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश होगा, तो ये आपको याद रखना है। और देखिए कि इसके बाद जो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि घास के मैदान जो कश्मीर में होता है उसे मग्र के नाम से जाना जाता है, और वही घास के मैदान उत्तराखंड में बुग्याल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिएगा कि आपका शिवालिक आ जाएगा जो सबसे नीचे का है, सबसे इसका ऊंचाई कम है, सबसे बाद में इसका निर्माण हुआ है, और इसके सबसे निचले भाग को तराई क्षेत्र बोला जाता है। तो ये तो हो गया। अब उत्तर पूर्वी हिमालय देख लिया जाए, तो इधर देखिए कि इधर सिर्फ पर्वत श्रृंखला पड़ना है। और एक चीज समझिए कि जो हिमालय का निर्माण हुआ है तो इधर से निर्माण होते होते इधर आके और इधर आपका अंडमान निकोबार तक जाएगा। अंडमान निकोबार का भी जो निर्माण हुआ है पर्वत श्रेणी का, वो भी हिमालय का ही भाग है। तो बीच में गायब हो जाता है, बीच में समुद्र आ जाता है, लेकिन उसके नीचे नीचे ये यहाँ पे पहुंचा है। अब यहाँ पे देखिए कि ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल। तो ये मैप आप जरूर पढ़े होंगे तो आसानी से समझ जाइएगा कि सबसे ये पूर्वी राज्य है। अब इसमें देखना है कि कौन कौन सा पहाड़ी है। तो देखिएगा सबसे पहले ये आपका डफला पहाड़ी मिलेगा यहाँ पे, और डफला पहाड़ी के बाद मिरी, अबोर, मिसमी और पटकाई बूम।
तो डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई, एक चीज आप याद रखिएगा कि जितना ये पहाड़ी का नाम है ये किसी न किसी जनजाति के नाम पे रखा गया है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा कि जो ये सब क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे जो जनजाति है लोग, बहुत सारा जनजाति है लोग, और उन्हीं के जनजाति पे डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई ये सब नाम पड़ा है। पटकाई से क्या क्वेश्चन पूछेगा? तो पटकाई जो है ये म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले कौन सा पहाड़ी है? तो पटकाई है। तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए कि नागा यहाँ पे पर्वत है, तो नागा पर्वत पूछेगा किस राज्य में है? तो नागालैंड में है। आपका त्रिपुरा पर्वत या त्रिपुरी पर्वत पूछेगा किस राज्य में है? तो त्रिपुरा में है। मिजो पर्वत कहाँ पे है? तो मिजोरम में है। तो जो राज्य के नाम पे ही है तो उसको याद करने का कोई भी कारण नहीं बनता है। यहाँ मिकिर पहाड़ी कहाँ पे है? तो ये आपका असम में हो जाएगा, मिकिर पहाड़ी। और असम में ही देखिएगा कि आपका बरेली श्रेणी है, और बरेली श्रेणी 3 राज्यों में फैला हुआ है। एक आपका हो जाएगा असम, उसके बाद मिजोरम और मणिपुर। तो ये याद रखिएगा कि मिजोरम और मणिपुर और असम तीनों राज्य के सीमा पे कौन सा पहाड़ी है? तो बरेली पहाड़ी है। मेघालय में देखिएगा कि गारो, खासी, जयंतिया, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ पूछेगा तो सबसे पहले गारो, खासी, जयंतिया आएगा। तो देखिएगा कि ये भी किसी ना किसी जनजाति के नाम पे ही रखा है। और गारो, खासिया जो जयंतिया पहाड़ी है, यहाँ पे खट्टा फल सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो संतरा का ये देखिएगा कि सबसे अच्छा खासा उत्पादन यहाँ पे होता है। तो ये याद रखेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अंडमान निकोबार है, और अंडमान निकोबार में आपको याद करना है सेंडल पीक, माउंट हेरियट और माउंट थुलियर। तो सेंडल पीक देखिए कि अंडमान निकोबार के सबसे ऊंची चोटी है, यानी सबसे ऊंचाई वाला ये पर्वत है। इसका ऊंचाई 735 मीटर पड़ेगा। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। तो इस प्रकार देखिएगा कि हम लोग उत्तर से दक्षिण का जो हिमालय है उसको हम लोग देख लिए लोग। अब इसे मिटा के हम लोग देखेंगे लोग पश्चिम से पूर्व की तरफ हिमालय। तो बने रहिए। तो चलिए आगे देखा जाए। उत्तर से दक्षिण में हिमालय को देखे थे लोग, अब पश्चिम से पूर्व हिमालय देख लिया जाए। तो इसमें देखिए कि इसे 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय में, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय में और असम हिमालय में। तो इसी के एक एक करके देख लिया जाए। तो देखिए कि जो पंजाब हिमालय है ये आपका देखिए कि सिंधु नदी से लेके, यानी कि सिंधु नदी का ये छोर होगा, और उसके बाद सतलुज नदी। तो इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र पड़ता है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब हिमालय से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पंजाब हिमालय जो है किन 2 नदियों के बीच में है? तो आपका किनका हो जाएगा? तो सिंधु और सतलज हो जाएगा। इसका जो डिस्टेंस है देखिएगा कि ये 560 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस पड़ता है। इसके बीच में का जो क्षेत्र है उसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। और देखिए कि कश्मीर एवं हिमाचल हिमालय भी इसे बोला जाता है। तो पंजाब हिमालय के बीच में ही आपका कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय आता है। और देखिए कि काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर और धौलाधर पर्वत श्रेणी ये सभी इसमें आता है। तो पंजाब हिमालय के बीच में आता है। तो ये आपका हो गया, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद देखिएगा कि कुमाऊं हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय देखिएगा कि ये सतलुज हो जाएगा, और सतलुज से लेके काली नदी के बीच में आता है। तो ये आपका देखिएगा कि ये सिंधु हो गया छोड़, और सिंधु से लेके ये सतलुज हो जाएगा, सतलुज। और सतलुज से लेके आपका ये काली नदी के बीच में का जो क्षेत्र होगा ये कुमाऊं हिमालय के रूप में जाना जाता है। और देखिए कि कुमाऊं हिमालय में इसका लंबाई देखिए कि 320 किलोमीटर पड़ता है। 320 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, इसके बीच में एक दूरी है।
और देखिए कि भागीरथी नदी यमुना नदी का उद्गम इसी के बीच में होता है। और जो नंदा देवी पर्वत श्रृंखला है वो भी आपका कुमाऊं हिमालय में ही है। नंदा देवी भारत के तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे ऊंची चोटी कौन है भारत का, तो केटू हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन। और वर्तमान में अगर पूछा जाए, क्योंकि वो तो पीओके में है, और वर्तमान में देखिएगा कि यहाँ पे हम लोग कंचनजंगा पढ़े थे लोग, सिक्किम में पड़ेगा, तो ये आपका सेकेंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे आपका उत्तराखंड में पड़ता है, तो वो हो जाएगा नंदा देवी। तो नंदा देवी भी इसी में पड़ता है। तो हम लोग दो देख लिए लोग, कुमाऊं हिमालय और पंजाब हिमालय। इसके बाद देखिएगा कि नेपाल हिमालय, काली नदी से लेके तीस्ता नदी के जो बीच का क्षेत्र होता है, तो उसे बोला जाता है नेपाल हिमालय। इसका इन चारों में सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस है, यानी सबसे ज्यादा ये चौड़ा है। इसका अगर चौड़ाई देखिए तो 800 किलोमीटर से भी ज्यादा है, तो ये आप याद रखिएगा 800 किलोमीटर। और इसमें थोड़ा सा देखिएगा कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत श्रृंखला, श्रेणी, ये सब इसी में पड़ता है। इसके बाद देखिए चौथा जो है असम हिमालय है। और तीस्ता से लेके दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये दिहांग हो जाएगा, दिहांग नदी। और ऑप्शन में अगर दिहांग ना आए तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। अब एक चीज समझिए कि दिहांग और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी एक ही है, क्योंकि देखिए कि जब अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करता है, तो इसका एक जो निकलता है छोर, उसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका क्या नाम है, तो दिहांग नदी नाम है। तो ये याद रखेगा। तीस्ता नदी से लेके दिहांग नदी का जो बीच का हिमालय है उसे असम हिमालय बोला जाता है। और इसका देखिए कि चौड़ाई कितना है, तो 750 किलोमीटर है, 750 किलोमीटर। और साथ में याद रखिए कि नामचा बॉर्डर जो पर्वत श्रृंखला है, और नागा पहाड़ी और कुल्ला कांगरी, ये सब जो है ये पहाड़ी पर्वत उधर मिलता है। तो ये चारों देख लिए लोग, एक बार रिवीजन कर लीजिए। पंजाब हिमालय आपका सिंधु से लेके सतलज नदी, इसका डिस्टेंस 560 किलोमीटर। इसके बाद कुमाऊं हिमालय सतलुज से लेके काली नदी हो जाएगा, इसके बीच में 320 किलोमीटर का डिस्टेंस है। नेपाल हिमालय इन चारों में सबसे बड़ा है। नेपाल हिमालय का डिस्टेंस 800 किलोमीटर है। और काली नदी से लेके ये आपका तीस्ता नदी हो जाएगा। और तीस्ता नदी से देखेंगे कि आपका दिहांग नदी, इसके बीच को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये आसानी से याद हो जाएगा। एक तरफ से आप सिंधु याद कीजिएगा, तो उसके बाद सतलज, उसके बाद सतलज काली, फिर काली तीस्ता और तीस्ता दिहांग, तो इस प्रकार आपको याद हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो ये बिहार पुलिस में ये सब में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन बीपीएससी में या कोई भी और पीसीएस का एग्जाम दीजिएगा, यूपीएससी का दीजिएगा, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछता है डीप में जाके, तो इसीलिए समझना है। तो इसीलिए देखिए ऐसा क्वेश्चन आप रट्टा मार के याद नहीं कर सकते हैं, तो मैप बनाना जरूर थोड़ा सा सीखिए, भारत का, वर्ल्ड का मैप, ताकि जब भी ऐसा चीज पढ़िए तो उसका मैप पे आप एक बार इमेज कर लीजिएगा दिमाग में, तो आपको काफी समय तक याद रहेगा। इसके बाद देखिएगा कि कुछ एग्जाम पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आने का संभावना बना रहता है। भारत की तीसरी ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी है। और किस राज्य में ये नंदा देवी होगी, तो ये आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। उत्तराखंड यहाँ पे पड़ता है, नेपाल से सीमा साझा करता है, और एक तरफ से हिमाचल प्रदेश से भी। उसके बाद देखिए कि भोटिया जनजाति, जो कि देखिए कि बृहत हिमालय में निवास करता है लोग। इससे पहले हम लोग पढ़े थे लोग ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, और बृहत हिमालय को ही महान हिमालय बोला जाता है, लघु हिमालय शिवालिक। तो उसमें देखिए कि बृहत हिमालय में भोटिया जनजाति ये निवास करता है लोग। भोटिया जनजाति आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ हद तक मिलता है लोग। ये बृहत देखिए कि ये खाना बदोश जनजाति होता है लोग। इन लोगों का जो मेन काम है पशुपालन काम है। और देखिए कि गर्मी के दिनों में ये आपको चला जाता है लोग ऊंचाई पे, जहां बर्फ पिघलता है, तो वहां पे घास बहुत सारा आता है। और उसके बाद देखिए कि जब ठंडा का दिन आता है तो ऊंचाई पे बर्फ पूरा जम जाता है, तो ये नीचे चला आता है लोग घाटी में, और वहां पे अपने जो भी पशु रखता है लोग उसको वहां पे चढ़ाता है लोग। उसके बाद देखिए कि मिजोरम को ही मेलेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, जो मिजोरम राज्य है।
यहाँ पे त्रिपुरा और यहाँ पे मिजोरम पड़ता है। तो ये आपका जो राज्य है मिजोरम है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये तो बार बार क्वेश्चन आएगा, तो आगे भी इसको समझाएंगे हम। तो हिमालय जो है, जहाँ से क्वेश्चन आता है हिमालय के बारे में अच्छी तरीके से हम लोग डिटेल में पढ़ लिए हैं लोग। तो जरूर इसको एक बार पूरी तरीका से देख के उसके बाद मैप पे माइंड मैपिंग करके उसके बाद इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें डाल दे, या फिर आप कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिमालय से संबंधित देखिएगा कि कितना बन रहा है। तब आपको समझ में आएगा कि पढ़ रहे हैं तो वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए कि अब इसके साथ साथ में आपका इतिहास भी स्टार्ट कर दे रहे हैं, और साथ में एक आपका विज्ञान का फिजिक्स या बायोलॉजी कोई भी चलेगा। तो 3 सब्जेक्ट डेली पढ़ेंगे लोग। एक आपका भूगोल हो जाएगा, एक इतिहास और एक विज्ञान। तो ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन लगेगा, और ये तीनों सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। 12 सब्जेक्ट है, तो 45 दिन से लेके 60 दिन के बीच में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद जितना जो भी आएगा सब छोटा छोटा आएगा, इकोनॉमिक्स हो गया, पर्यावरण हो गया, ये सब हो गया। तो उसके बाद तो बहुत इजीली 1 महीना में वो सब हम लोग खत्म कर देंगे लोग। तो डेली देखा जाएगा। अब ये जब वीडियो डालेंगे इसके 2-3 घंटे के बाद इतिहास भी डाल देंगे, और कल से हो सकता है कि तीनों सब्जेक्ट साथ में कंटिन्यू चले। और साथ में आपका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है करेंट अफेयर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो करेंट अफेयर का एग्जाम भी डेली आएगा, जो भी क्वेश्चन होगा तो डेली का डेली क्वेश्चन। और साथ में जो मासिक पत्रिका होता है, जैसे कि आपका इडुटेरिया का हो गया या एसपीडी का हो गया, या और भी जो महत्वपूर्ण होगा घटना चक्र, तो उसको भी साथ में मास्टर वीडियो के रूप में लेके आएंगे। तो करेंट अफेयर नहीं छोड़ना है आपका। सोमवार से करेंट अफेयर डेली सुबह या शाम को आएगा, एक ही कोई टाइम फिक्स कर देंगे। और बाकी ये जीके का टाइम भी 3-4 दिन लगेगा फिक्स करने में। उसके बाद ये भी कोई टाइम फिक्स रहेगा कि इस टाइम में इतिहास आएगा, इस टाइम में भूगोल आएगा, तो आपको आसानी होगा। इसका नोट्स जरूर बनाइएगा, लास्ट टाइम में रिवीजन में वो काम करता है। तो चलिए इसे यहीं समाप्त कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कंप्लीट सिविल सर्विस टेलीग्राम जो है वहां पे भी पूछा जा सकता है। तो अभी हम लोग पीटी के लिए फोकस कर रहे हैं लोग, और मेंस का जो 3-4 महीना बचेगा उसमें देखा जाएगा। तो पीटी निकालना पहले जरूरी है। तो यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।